गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। हमने इसके 85 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए आज 86 क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा स्पीच टी का 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 horses आर इन ए रेस, मिस्टर ए सेलेक्ट 2 of the horse at random at bets on them, the probability that Mr. A selected winning horse is। क्या कहता है, एक दौड़ में 5 घोड़ों ने हिस्सा लिया है। मिस्टर ए ने यादृच्छा 2 घोड़ों को चुना और उन पर शर्त लगाई। मिस्टर ए द्वारा जीतने वाले घोड़े को चुनने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। क्या कहता है, हमारे पास टोटल कितने घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, ठीक है। 5 घोड़े हैं और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 5 घोड़ों में से 2 सिलेक्ट हमने करने हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी, मतलब 5 घोड़ों में से 2 घोड़े चुनने की, वो तो ये होगी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। तो जब इसको सोल्व करेंगे 5 4 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 2 और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने एक घोड़ा चुनना है जो क्या होगा, जीतेगा। तो 5 में से हमने एक घोड़ा सेलेक्ट करना है, तो 4C1 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 तरीके होंगे हमारे पास। आउट ऑफ 4 ही हैज़ टू सेलेक्ट 1 horse, 4 में से हमें एक घोड़ा क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसने बोला है ना 5 घोड़ों ने हिस्सा लिया है, 2 घोड़ों को चुनना है और उस पर शर्त लगाई कि जो ए द्वारा जीतने वाले घोड़े को चुनने की, जीतने वाले घोड़े को चुनने के 5 में से मान लो 2 घोड़े उसने चुने, ठीक है। 2 में से एक हारेगा और एक जीतेगा, ठीक है। तो एक मान लो वो हारा, वो हमने नहीं लिया, तो टोटल बच गया कितना, 4। तो 4 में से हमने जो लिया है वो क्या लिया है, जीतने वाला लिया है कि 4C1, ठीक है। 4C1 हमारे पास होता है 4। टोटल हमारे पास कितना था, 4, और टोटल कितना था, सॉरी 10, और जीतने वाला कितना था, 4। तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो इसका सही करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि 2/5 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स हमारे पास ये गिवन है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है, ठीक है। एक्स प्राइम नंबर का मतलब 2 3 5 और 7, ये है हमारे पास ई में। एक्स जो 2 3 5 और 7 है ई में। और जो एफ है, एफ में क्या है, एक्स लेस देन 4, यानी कि 1 2 3 तक है, ठीक है। 1 2 3 है इसमें, 4 से छोटा बोला ना, इक्वल नहीं बोला। तो ई यूनियन एफ निकालता है प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें, ई यूनियन एफ तो बाद में निकलेगी, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ई में कितने नंबर है, प्राइम, तो 2 + 3 + 5 और +7, ये हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो जाएगी, P2 कितना है हमारे पास, 0.23, प्रोबेबिलिटी सबकी गिवन है 0.23, प्लस P3 की 0.12, प्लस P5 की 0.20, प्लस P7 की 0.07, तो ये कितना हो गया, 0.62 हो गया P ऑफ E। सिमिलरली हम निकालेंगे P ऑफ F। P ऑफ F हमारे पास क्या है, x लेस देन 4, तो P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3, ये है हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.15 प्लस 0.23 प्लस 0.12, कितना हो जाएगा, टोटल 0.50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्योंकि P यूनियन F का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इंटरसेक्शन भी जरूरत पड़ेगा। इंटरसेक्शन में देखो क्या रहा है, E में तो 2 3 5 और 7, F में क्या था, 1 2 3 4, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। तो यहाँ से P ऑफ 2 हमारे पास कितना है, 0.23, और P ऑफ 3 कितना है, 0.12 इज इक्वल टू 0.35, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब देखो, P ऑफ E यूनियन F का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। सब की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है। P ऑफ E की वैल्यू 0.62 आई थी, P ऑफ F की वैल्यू 0.50 आई थी, और इसकी अभी निकाली है 0.35, तो ये हो जाएगा 0.77 जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय ए शूटर इन एनी शूट इज
1/3, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट, तो इंडिपेंडेंट शॉट तो हमने मान लिया लेट इंडिपेंडेंट जो शॉट है वो हमारे पास कितना है n, यहाँ तक आ गया। उसके बाद एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो द प्रोबेबिलिटी दैट हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6। अभी इसने क्या कहा है कि जो उसने हिटिंग ए टारगेट बाय शूटर, उसने जो टारगेट को हिट किया तो 1/3 है, तो नोट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नोट हिटिंग द टारगेट कितना आ जाएगा, नोट हिटिंग द टारगेट 1 - 1/3 यानी कि 1/2, नोट हिटिंग द टारगेट, ठीक है। वो कितना, सॉरी 3 एकम 3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3, ठीक है, नोट हिटिंग द टारगेट। अच्छा अब देखो इसने क्या बोला है, नोट इसने बोला है देन द मिनिमम नंबर इंडिपेंडेंट शॉट हमने लिया है कितना n, एंड टारगेट बाय हिम सो दैट द प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट की निकालनी है एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर, मतलब एक ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक बार भेजने की प्रयोगता इससे अधिक हो, 5/6 अधिक हो, ठीक है। तो n लिया, तो अब हम यहाँ पे देखो हमने माना नोट हिटिंग द टारगेट, नोट हिटिंग द टारगेट, नोट हिटिंग द टारगेट इन ऑल अटैम्प्ट्स, इन ऑल टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट कितने हैं n अटैम्प्ट्स, ठीक है। हमने मान लिया कि उसने एक भी अटैम्प्ट में टारगेट को हिट नहीं किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से देखो हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, इंडिपेंडेंट शॉट कितने लिए उसने। अब उसने बोला उस टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम एक बार भेजने की 5/6 से अधिक है प्रायिकता, तो एक कम से कम एक बार मतलब एटलीस्ट 1, तो यानी कि 1 - 2/3 की पावर n, ये तो ना करने के उसमें से एक क्या कर दिया, इसको एक में से माइनस कर दिया, और ग्रेटर देन कितना आ गया 5/6, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ, 2/3 की पावर n ग्रेटर देन 1/6, 5/6 को 1 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -5/6, और माइनस हमारे पास यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3 की पावर n ग्रेटर देन 5/6 - 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1/6, ठीक है, ग्रेटर देन -2/3 की पावर n, माइनस ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन 1/6 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं ना, 3 × 2। तो देखो यहाँ से हमने क्या, मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 की पावर n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर n-1 इज लेस देन 1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसको हमने लिखा 2 × 3, 2 तो 2 इधर आ गया, तो 2 की पावर कितनी होगी 1, 3 भी इधर आ गया, 3 की पावर भी कितनी है 1, 3 की पावर 1 ऊपर है, तो इसको नीचे लाएंगे तो -3 की पावर -1 हो जाएगा ना। तो ऐसे ये किया, तो इसका मतलब 2 की पावर n+1, ये 2 तो ऊपर आ गया, और 3 जो है नीचे लेके आए तो इसकी पावर माइनस में हो गई, तो ये लेस देन 1। आ गए यहाँ तक समझ में। अब चलो, अब कहाँ चले, अब हम चले 2 की पावर n+1, इसको हमने लिखा क्या, ये हो जाएगा, क्या था ये लेस देन 1 था ना, तो ये लेस देन 3 की पावर n-1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से देखो n की वैल्यू इसमें सेलेक्ट करते रहो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 पुट करते हैं, 2 की पावर 6 लेस देन 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 5 तो 32, 32 दूनी 64 लेस देन 3 की पावर 3 3 3 3 और 3 3 3 9 3 27 3 81 और 81 3 243, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट निकल रहा है। चलो अब सेकंड और देखते हैं, 2 की पावर n+1 लेस देन 3 की पावर n-1, तो 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 लेस देन 3 की पावर 4 - 1 3 3 3 होती है, ये तो 27 होता है और ये 32 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये गलत है। तो इसका मतलब हमारे ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि n की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट, 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 to 11 गिवन दैट द सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज इवन, जो हमारे पास सम है सेलेक्टेड नंबर का वो कैसा है, इवन है,
ठीक है, सम क्या है, इवन है। तो उसके बाद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर इवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की बोथ नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। अच्छा, 1 से 11 में हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे, जो 5 नंबर तो हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे, और 6 नंबर हमारे पास क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, 1 से लेके 11 तक में अगर हम काउंट करेंगे तो जैसे 1 3 5 7 9 11, 6 नंबर हो गए, 6 हो गए क्या, अरे नहीं 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 नहीं, 2 नंबर इसने बोला है। देखो 1 मिनट, मैंने गलती लिख दिया। टोटल कितने इंटीजर है हमारे पास, 11। तो इसमें से इवन देखो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। तो 5 नंबर तो हमारे पास क्या है, इवन है, और जो 6 बच के वो हमारे पास क्या आ गए, ओड आ गए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और हमें क्या लेने हैं, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर इवन, जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो इवन होने चाहिए। टोटल हमने कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड, 2 इंटीजर हमें क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 5, 5 सी 2। टोटल केस हमारे पास क्या बनेंगे, 5 से 2 वो इवन भी हो सकते हैं और वो ओड में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल तो हमारे पास ये केस बनेंगे, दोनों में से सिलेक्ट हो सकते हैं ना, दो दो, लेकिन लेने किस में से हैं, इवन में से। तो इवन कितने थे, 5, 5 से 2 डिवाइड बाय टोटल केस, टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल केस हम यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड बाय, ये होता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, यानी कि हमारा जो आंसर करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यदि संख्याएं इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2 3 एंड 11 इज 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना गिवन है, 3.5 गिवन है। तो हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कितना है, 3.5 है, तो हमने ले लिया रूट सिग्मा स्क्वेयर, हमने ये वेरिएंस ले लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास सिग्मा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब ये वेरिएंस हमारे पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितनी है, 3.5 का स्क्वायर। अच्छा, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2 3 एंड 11 इज 3.5, तो ये है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 3 3 9 ए स्क्वायर प्लस 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 9 प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर, अच्छा प्लस 121 डिवाइडेड बाय 4 माइनस समीशन एक्स आई, ये क्या हो जाएगा, समीशन एक्स आई बाय एन। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 प्लस ए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 16 प्लस ए डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 16 प्लस ए डिवाइड बाय 4। यहाँ पे तो एक्स आई का क्या था, स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना था। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट का है, तो यानी कि सीधा नंबर को ऐड करना है। तो 3 और 2 5, 5 और 11 16, 16 प्लस ए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू में ये क्या है, 3.5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये हमारे पास, इसको जब सोल्व किया तो इस इक्वेशन को सोल्व करके तो बस कैलकुलेशन रहेगी, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम मीन डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मतलब 30 से दे रखा है। समझ में आया कि जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे निकालते हैं ना, तो अब इसने दे रखा है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 30 इज 50, देन द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज, तो इसका मीन निकालना है। आगे बात समझ में। तो देखो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकालने के लिए तो ये दे रखा है हमारे पास सम ऑफ द डेविएशन, सम यानी कि आई 1 to 50, टोटल 50 टर्म है। अच्छा, डेविएशन मतलब ये सारी जो भी एक्साइज हैं वो
किससे, फ्रॉम 30, तो फ्रॉम 30 यानी कि माइनस कितना दे रखा है 50। सम ये निकालना है, मीन निकालना है। मीन क्या होता है, समीशन एक्स 1 to 50 I 1 to 50 XI माइनस, इसका समीशन अलग करेंगे तो ये 30 समीशन I 1 to 50 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स हो जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 टोटल 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा समीशन I 1 to 50 XI, ये तो हमें निकालना है कि मीन पूछा है, इज इक्वल टू 30 माइनस का था उधर प्लस का आ जाएगा इधर, तो 50 आइटम्स का सम था ना, प्लस में 50 तो था ही, तो ये हो जाएगा 50 × 31, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इस 50 को इधर ले आओ, समीशन I 1 to 50 और डिवाइड बाई 50, तो टोटल ऑब्जर्वेशन यही होता है ना हमारे पास, XI का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हो गया हमारे पास 31। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया 31। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, the teacher decide to give 10 grace marks to each of the student. Which of the following statistical measure will not change even after the grace mark were given? ठीक है, एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं गणित की परीक्षा में बहुत कमजोर प्रदर्शन दिखाया, तो अध्यापक ने उन्हें पास करने के लिए 10 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिया। ठीक है, तो उससे किस चीज पर फर्क पड़ेगा, तो देखो ना तो मीन पे फर्क पड़ेगा कोई भी, ना मीडियन पे पड़ेगा, ना मोड पे पड़ेगा, क्योंकि सबको 10 ग्रेस मार्क्स दिए तो किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से ग्रेस मार्क्स मिले ना, तो इसलिए इंक्रीज होंगे सारे, तो सारे 10 से इंक्रीज होंगे, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आती है वेरिएंस की, वेरिएंस को देखते हैं वेरिएंस चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो अब हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो तो आएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस को चेक कैसे करेंगे, तो देखो विल नॉट चेंज, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। अरे अरे मैंने क्या गलत बोल दिया, सॉरी बेटा सॉरी, इसने बोला है विल नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, मीन भी चेंज हो जाएगा। हाँ, 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला है तो मीन भी चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, 10 इंक्रीज हो जाएगा, मोड भी हमारा इंक्रीज होगा और मीडियन भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। वो मैंने स्टेटमेंट सोचा कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, मीन भी मोड भी और मीडियन भी, क्योंकि 10 नंबर का हमें ग्रेस मिला है, इंक्रीज किए हमने 10 नंबर। ठीक है, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो वेरिएंस में चेंज नहीं होगा कैसे, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है XI माइनस एक्स बार कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है n। ठीक है, 10 नंबर हमने इंक्रीज किए तो यानी कि XI + 10 हो जाएगा, माइनस एक्स बार माइनस 10, माइनस है ना तो अंदर ले जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यानी कि 10 से 10 तो सेम आ गया XI माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n, इसका स्क्वायर। तो वेरिएंस यही था एक्चुअल, और चेंज होने के बाद भी हमारे पास एक्चुअल, तो नो चेंज। मीन में तो हमारे पास चेंज हो गई, मीन हमारे पास मान लो ये आ गया, मीन हमारे पास ये आ गया एक्स बार, तो इसमें हमने एक्स बार कुछ भी आ गया रैंडमली, तो एक्स बार प्लस 10, 10 का इंक्रीज किया तो जो नंबर आएगा उसमें भी 10 का इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी चेंज है। सिमिलरली मोड भी चेंज है और मीडियन भी चेंज है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या है, जिसमें कोई चेंज नहीं है वो क्या है, वेरिएंस, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सर्कल that can be drawn touching the lines x is equal to y plus 2, y is equal to x plus 3 and 2x plus 3y is equal to 4 is 3 सर्कल दे रखे हैं, तीनों सर्कल बना दो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सबसे इजी तरीका हमारे पास क्या है, तो ये इसको ये दे रखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस लाइन की फॉर्म में लेके आओ इसको, तो y ये हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ पे m1 इसका कितना है 1, अच्छा इसका m1 m2 इसका कितना है 1, अच्छा इसका m3 हमारे पास कितना है, इसका m3 है -2/3, जब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस है। अब देखो हमारे पास m1 और m2 दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये m3 इक्वल नहीं है, तो m1 और m2 इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जब इक्वल होते हैं तो पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 इज पैरेलल टू m2 एंड जो m3 है वो क्या करेगा, इक्वल टू नहीं है ना इन दोनों के, तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब देखो ये किस टाइप से बनेंगे, दोनों लाइन पैरेलल है, ये m1 है ये m2 है, दो सर्कल बनाओ, दो सर्कल हमने बना दिया, अलग अलग है ना,
और जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है दोनों सर्कल को, तो ये इस टाइप से दोनों सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो नंबर ऑफ सर्कल टचिंग टू लाइन्स को टच करने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ सर्कल हमारे बने, सॉरी नंबर, इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन टचिंग ऑल दी लाइन्स, सारी लाइन्स को जो टच करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल बनेंगे कितने बनेंगे, 2 हमारे पास सर्कल है, 2 ही लाइन को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स, कितने नंबर ऑफ सर्कल आए हमारे पास, 2 नंबर ऑफ सर्कल आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए वर्टेक्स ऑफ ए triangle is 1 1 and the midpoint of two sides through this vertex are -1 and 2 3 and 2, the centroid of the triangle। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंट्रोइड निकालना है। तो हमारे पास ये इस टाइप से ट्रायंगल है ए बी और सी, एक वर्टेक्स हमारे पास गिवन है 1, 1, बी हमने मान लिया x, y, सी हमने मान लिया h, k। तो उनके दो मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है -1, 2 और इसका है 3, 2। तो ये निकाल सकते हैं बी और सी, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी -3, 3 और सी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी क्या, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड हम निकालेंगे इन तीनों का क्या करेंगे, सम और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, सेंट्रोइड तो ऐसे ही निकलता है ना। तो ये आ जाएगा 1 -3 + 5 डिवाइड बाय 3, अच्छा कोमा, ये हो जाएगा 1 + 3 और -3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही है ना, 1 3 और 3 प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3। तो 3 और 3 6 और 1 7/3 और 5 और 1 6 में से 3 गया, 5 और 1 6 1/1 आएगा 1। तो ये हो जाएगा 1, 7/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन whose sum of intercept on the axis is equal to half of the product of the intercept। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, ये होती है x/a + y/b = 1 होता है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास अच्छा उसने क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन वूज सम ऑफ इंटरसेप्ट ये होता है ना a + b, कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट के इक्वल है। द एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ए बी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a + 2b = ab, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको लिया 2a + 2b डिवाइड बाई ab = 1। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये 2/b और इसको अलग करेंगे तो प्लस में 2/a = 1। b और a यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से 2, 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 consecutive साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x + y = 0 and x + 2y = 0 if the equation of a diagonal is x - y + 3 then the other diagonal passes through the point, ये निकालना है। तो देखो 2 consecutive साइड है हमारे पास पैरेलल की, तो वो कैसे बनेगा, पैरेलल हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, a इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया c और इसको नाम दिया है d। ए बी की इक्वेशन हमने मान ली क्या, ए बी की जो इक्वेशन है वो हमने मान ली 2x + y = 0 और इसकी मान ली x + 2y = 0 और ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये हो गया एक इक्वेशन, जो लाइन है डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल वो ये है, ये हमने मान ली क्या, ये हो गया x - y, ये रहा x - y + 3 = 0। अब इस लाइन से और इस लाइन से जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा जब सोल्व करेंगे 1, 4। ठीक है, और इस लाइन से जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2, 1 ये आ जाएगा। ठीक है, -2, 1 आ जाएगा, इसको आप सोल्व करके देखना, ये आएगा -2, 1। ठीक है, अच्छा
ये मैंने बताया इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो सबको निकालने आता है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। और ये हमारे पास ए, ये तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट क्या होगा, ये ओरिजिन 0 0। यहाँ से जो लाइन जाएगी 0 0 किसको सेटिस्फाई करती है, वाई इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट आएगा इन दोनों से निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 और 5/2। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा, अब देखो अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें अनदर डायगोनल पासिस थ्रू द पॉइंट वो निकालना है। तो देखो पहले डायगोनल की, इस डायगोनल की क्या बनानी पड़ेगी, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो डायगोनल की इक्वेशन बनाने के लिए क्या पर 2 पॉइंट चाहिए, एक तो मिड पॉइंट ही चाहिए और एक हमारे पास पॉइंट है पासिस पॉइंट 0 0। तो इस डायगोनल की इक्वेशन बनानी है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो अब देखो यहाँ से क्या बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, y-0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5x और ये आ जाएगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखो, जो इन इक्वेशन जो 0 दे रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके आपने देखना है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखो अब यहाँ पे पुट करके देखो, हमने -2 पुट किया तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 माइनस का 2 नहीं जा रहा। अच्छा 5 प्लस का 4 ये भी नहीं जा रहा। 5 दूनी 10 प्लस का 2 ये भी नहीं जा रहा। 5 दूनी 10 माइनस का 2 ये भी नहीं जा रहा। अरे ये तो कोई भी नहीं जा रहा। अब क्या करें, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया y इज इक्वल टू -5x हमारे पास जो इक्वेशन आई है, तो यानी कि y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई, तो सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट हमारा यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें कुछ गड़बड़ी की है। तो आप इसकी कैलकुलेशन आप दोबारा करना, ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा करना है। हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन निकालनी है, मैंने बता दिया कैसे कैसे निकालनी है सारी इक्वेशन। तो वहाँ से जो इक्वेशन इसकी आएगी ना, तो इन ऑप्शन को सेटिस्फाई करके ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और यहाँ मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है किसी भी टर्म में या किसी भी इक्वेशन पॉइंट्स निकालते वक्त। तो एक बार आपके लिए मैं ये होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट दोबारा करना। नहीं होए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना मैं तो बता ही दूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, तब तक आप इसको ट्राई करना। ओके, होगा ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है, तो अभी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अदरवाइज मैं इसको कल करूँगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 if q and r have coordinate 3, 4 and -4, 3 respectively, that angle QPR is, ये बताना है एंगल QPR हमारे पास कितना होगा। तो देखो x² प्लस y² 25, हम ये हमारे पास सर्कल है, देखो इस टाइप से सर्कल बन गया। ये हमारे पास ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया हमारे पास R। Q कितना है 3, 4, R हमारे पास कितना है -4, 3 और ये हो गया ओरिजिन 0। ठीक है, ये एंगल। अब देखो Q एंड R हैव कोऑर्डिनेट 3, 4 ये हमने लगा दिया। एंगल QPR ये हमें बताना। अगर हमें ये पता चल जाए QOR, अगर हमें पता चल जाए तो ये इसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है एंगल QOR। 9th क्लास में पढ़ा था, QOR इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल QPR। ठीक है, एंगल QOR 2 टाइम्स एंगल QPR, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल QOR निकालना है। तो QOR हम देखो कैसे निकालेंगे। एंगल QOR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो एंगल कोस वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, एक मिनट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, कोस वाला। तो देखो ये हो जाएगा इस टाइप से ना, तो PQR और ये हमारे पास है O।
तो देखो हमें सबसे पहले क्यू आर भी चाहिए, क्यू आर को हमने जोड़ दिया तो क्यू के पॉइंट 3,4, आर के पॉइंट -4,3, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5√2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कोस का फॉर्मूला लगेंगे कोस ऑफ एंगल क्यू पी आर, सॉरी क्यू ओ आर निकालना है, तो क्यू ओ आर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर माइनस करेंगे, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ओ क्यू इंटू ओ आर। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस ऑफ एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 50, नीचे आ जाएगा 5, 2, 5 और 5, तो 25, 25, 50, ऊपर कितना आ गया 0, ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल कोस ऑफ क्यू ओ आर ये हमारे पास कितना है 0, तो एंगल क्यू ऑफ आर कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया हमारे पास एंगल क्यू ओ आर, और फॉर्मूला क्या था, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा 45, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू पी आर। क्यू पी आर हमें निकालना है, तो 90/2 यानी कि एंगल क्यू पी आर यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो क्यू पी आर हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या होता है π/4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45 degree from a point A on the plane. Let B be the point 30 meter vertically above top of the tower. तो ये निकालना, देखो ये भी 9th क्लास का एक क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ, इसने क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु ए से ये हमने बिंदु ले लिया भाई ए, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए से धरती पर खड़ी एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और ये हमारे पास कुछ दूरी पे क्या कर दी हमने, मीनार खड़ी कर दी, और इसका जो कोण बना है वो कितना बना है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये एन इसको नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद माना कि बिंदु बी ए के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर यानी कि ये रहा बी, ठीक है, और वो 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये 30 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हो गया 30 मीटर। अच्छा, उसके बाद यदि बी से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया पी, ये भी 30 मीटर होगा हमारे पास। अच्छा, उसके शिखर का उसको मिलाएंगे तो उसका शिखर का कोण कितना बना है 30 डिग्री बना है। तो मीनार के पास से बिंदु ए की दूरी कितनी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो ए है और ये जो एन है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए एन हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया। तो अब देखो, अब ट्रायंगल ए एन और इसको नाम दे दो एम, इस ए एन एम की मैं बात कर रही हूँ, ए एन एम। तो ए एन एम से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, तो देखो क्या निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए एन एम, यहाँ से हमने निकाला टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू एम एन डिवाइड बाई ए एन, यही होता है ना, टेंजेंट 45 1 होता है, तो एम एन डिवाइडेड बाई ए एन, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एम एन बराबर है ए एन के इक्वल। ठीक है, एम एन बराबर है ए एन, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला है। अच्छा, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद देखो मैं एक बार ये रफ कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो उसके बाद देखो मैंने निकाला जो ये डायग्राम तो चाहिएगा, देखो ये इस टाइप से, ये फिर इसको ऐसे मिलाया था और ये इस टाइप से ये बन गया, ये होगा नाम ए एन पी और एम। अच्छा, अब उसके बाद देखो पी एम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी एम को मैंने लिखा एम एन माइनस एन पी, इस कंप्लीट में से पी एन माइनस करना है, तो ये कितना है हमारे पास 30, तो इसको हमने ऐसे लिखा। और जो एम एन है, एम एन ये बी है हमारे पास, एम एन अभी प्रूव करा था किसके इक्वल आया हमारे पास ए एन के, तो एम एन ए एन के इक्वल है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया ए एन माइनस 30 पी एम की वैल्यू, ये आगे यूज होगी। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल किसकी बात करिए, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है,
बी पी एम की अगर हम बात करें, ट्रायंगल बी पी एम की, तो ट्रायंगल बी पी एम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री और ये हो जाएगा पी एम बाय पी बी। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो पी एम को हम लिख सकते हैं ए एन माइनस 30 और ये हो जाएगा पी बी को, पी बी किसके इक्वल है, पी बी ए एन के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, तो टेंजेंट 30 हमारे पास कितना होता है, 1/√3, ये हो गया ए एन माइनस 30 और ये हो गया हमारे पास ए एन। तो जब इसको सोल्व करेंगे ए एन, ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू √3 ए एन माइनस 30√3। तो ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको जब सोल्व करेंगे 30√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, यहाँ से रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 15√3 + 1 जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √3 + 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू log ऑफ log x माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो हमें ये निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू ई पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल ले। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। मैं ऊपर यहाँ पे ऊपर सोल्व कर रही हूँ इसको, तो y की वैल्यू हमारे पास जो आएगी ये आ जाएगी y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 + एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स log ऑफ log x, ये आ जाएगा। अब x इक्वल टू ई पे बताना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जब यहाँ पे e रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √4 + e² आ जाएगा, ये हमें आगे काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करें, इरेज करें। इरेज क्या करें, इतना इरेजर ले लेती हूँ मैं। इरेज मैंने ये कर दिया क्योंकि वाई अभी चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर वो बार बार में लिखना होता है ना, इसीलिए मैं इरेज ही कर देती हूँ। तो देखो मैंने ये इरेज कर दिया। अब मैं ले रही हूँ पेंसिल, साइज थोड़ा बढ़ा के। तो देखो अब ये यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 4 का 0, ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का हो जाएगा 1, log ऑफ इसका हो जाएगा हमारे पास 1/log x और log x का 1/x, फिर आ जाएगा माइनस का x एज इट इज और log ऑफ log x, ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे ये x तो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसका किया हमने, x से x कैंसिल। तो देखो अब ये कुल मिला के हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस log ऑफ log x माइनस 1/log x डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह e पुट कर दो, e की जगह और y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू हमारे पास थी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं उसी आंसर बता रही हूँ, वो आएगा 2e माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी, सारा मैंने सोल्व कर दिया, बस x की वैल्यू e पुट यहाँ पे आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये गिवन है तो वैल्यू ऑफ कोस 4x निकालनी है। तो बहुत ईजी है, टेंजेंट स्क्वायर x को पुट कर दो, साइन इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, और ये उधर इधर ये क्या हो जाएगा 2, इसका फॉर्मूला को 2 cos 2x, 2 तो बाहर ही है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में 9। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 साइन स्क्वायर x माइनस कोस 4x। ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 कोस 4x प्लस 7 कोस स्क्वायर x, जो इसके डिवाइड में था ना वो इधर लेके गई हूँ मैं, कोस स्क्वायर x था। अब देखो साइन स्क्वायर x को मैंने लिखा 5/1 माइनस साइन कोस स्क्वायर x माइनस कोस 4x, ये हमारे पास क्या है, एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 9 कोस 4x प्लस 12 कोस स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस
4AC 144 प्लस AC 4AC 180 डिवाइड बाई 18। तो हमारे पास जो कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आएगी -12 प्लस -18 डिवाइड बाई 18। तो यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/18 और एक वैल्यू आ जाएगी -5/3। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव चाहिए हमें। तो इसका मतलब कोस स्क्वेयर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6/18, यानी कि कितनी होगी 1/3। कोस 4x किसके इक्वल था 2 कोस, अभी निकालना था कोस 4x की वैल्यू, ये 4 है ना, कोस 4x इस टाइप से ये आएगा, एंगल में है 4। तो 2 कोस स्केयर 2x एंगल का हाफ हो जाएगा ना, माइनस में 1। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट कर दो। तो 2 इंटू कोस स्केयर 2, दोबारा फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ कोस स्केयर 2x का 2 कोस स्क्वेयर एक्स -1 का होल स्क्वेयर और -1। अब यहाँ पे ये वैल्यू साथ के साथ नोट कर लेना और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा -7/9, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/13 प्लस अप टू सो ऑन निकालना है। फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो ये अप टू सो ऑन बता रखा है, 10वीं टर्म हमें पता नहीं है क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। और nth टर्म हम फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे, तो देखो टेंजेंट इनवर्स 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/1 + 6 प्लस अप टू सो ऑन। इसकी nth टर्म जो होगी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 2 1/6 ऐसे चल रहा है ना। तो इसको टेंजेंट, अब इसको चलने दो ऐसे ही, बाद में आइडिया आएगा अभी कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 2 था हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2 - 1 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। प्लस अब उसके बाद था टेंजेंट इनवर्स 1/7, तो टेंजेंट इनवर्स 1/1 + 6 था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3 × 2 = 6, यानी कि 3 - 2, और इसको लिखा 1 + 3 × 2। अब यहाँ पे nth टर्म बनेगी हमारे पास, प्लस अप टू सो ऑन, इसको ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मान लो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2 - 1 1 + 2 × 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3 - 2 1 + 3 × 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा इस हिसाब से टेंजेंट इनवर्स n + 1 - n डिवाइडेड बाई 1 + n + 1 × में n। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स a - b 1/1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b का फॉर्मूला। तो टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला ये हमारे पास। ठीक है, a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 1 है, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 2 है, a यहाँ पे n + 1 है और b यहाँ पे n है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया टेंजेंट इनवर्स 2, फिर टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, फिर उसके बाद माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद प्लस अप टू सोन टेंजेंट इनवर्स n + 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, ये कट जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 3, ये सारी चीज़ें हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस का और ये प्लस का है टेंजेंट इनवर्स n + 1। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स n + 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स a - b, टेंजेंट इनवर्स a - b यानी कि n डिवाइड बाई टेंजेंट इनवर्स a प्लस b, तो 1 + a × b। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा n + 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे जब। तो यहाँ पे 10 का पूछा था, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स s के इक्वल है, ये हमारे पास सारी चीज़ें। तो टेंजेंट इनवर्स 10/12, तो ये कितना हो जाएगा, s = टेंजेंट इनवर्स 10/12, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। टेंजेंट को इधर लिया और टेंजेंट s इसने पूछा था, तो ये कितना आ गया 5/12।
6। तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में कैसे था? लंबा था प्रोसेस और लॉजिकल था, सारा का सारा इजी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ ही आ गया होगा। ठीक है, साथ के साथ कॉपी पेन पे नोट करोगे ना तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ कोस अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4/5, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। ठीक है, तो 5/13 है, तो साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13, तो ये जो हमारे पास ये आएगा कितना आएगी ये 12। तो यहाँ से कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। ठीक है, 12 हमारे पास 13 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है, टेंजेंट 2 अल्फा निकालना है। तो 2 अल्फा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से टेंजेंट ऑपरेट करेंगे, टेंजेंट 2 अल्फा, इसको हमने लिखा क्या, टेंजेंट, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लिखा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिखा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाने के बाद तो जो हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, तो क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा साइन बाय कोसाइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना आएगा, सारी वैल्यू हमने निकाल रखी हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा माइनस बीटा, ये सारी वैल्यू हमारे पास पता है ऑलरेडी। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में। जब पुट करेंगे टेंजेंट 2 अल्फा क्या था, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5/12। तो जब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56/33, यानी कि हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज कितने हो गए हमारे पास, 102 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 86 से 102 तक। ठीक है, 86 से 102 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं चल नेक्स्ट क्लास में। ये लगभग आई थिंक कितने 130 क्वेश्चन है, जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।